चैप्टर नंबर 6 है, इसको शुरू करते हैं, जो कि है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें इससे पहले जो चैप्टर आपने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा था कि भाई जेनेटिक्स वाला पार्ट, जो जिसमें कि आपने पढ़ा था कि किस तरह से कैरेक्टर्स जो है वो इनहेरिट होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि भाई क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं, है ना, जीन्स लेकर के जाते हैं कैरेक्टर्स को। तो जीन्स जो है वो फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हुआ है। जीन्स या फिर आप जो बात कर सकते हैं क्रोमोसोम्स की, वो इनहेरिटेंस का फिजिकल बेसिस हुआ है। अगर आप इनहेरिटेंस के केमिकल बेसिस की बात करें तो केमिकली डीएनए इज दैट पर्टिकुलर कंपाउंड और मॉलिक्यूल which will inherit the characters to the next progeny, or sometime in some organism like virus, RNA is the genetic material which will carry the information. तो यहाँ चैप्टर में हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखो मेन पार्ट जो है चैप्टर का ये है कि हम डीएनए दुगना कैसे होता है, डीएनए की कॉपी कैसे होती है ये पढ़ते हैं, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है ये पढ़ते हैं, आरएनए से प्रोटीनें कैसे बनती हैं ये पढ़ते हैं। ठीक है, और प्रोटीन्स बनने का जो कंट्रोल है, रेगुलेशन जो है वो पढ़ते हैं, किस तरह से रेगुलेट होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बनती रहती है, मतलब रुक जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ शुरू करते हैं। लिखा है कि इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न द इनहेरिटेंस पैटर्न एंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न्स। At the time of Mendel, the nature of those factors regulating the pattern of inheritance was not clear. Over the next 100 years, the nature of the putative genetic material was investigated, culminating in the realization that DNA is the genetic material. ठीक है ना? At least for the majority of organisms in class 11th, you have learned that nucleic acid are polymer of nucleotide. तो 11th में हमें बताया गया था कि भाई न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होते हैं। डीएनए और आरएनए दोनों तरह के न्यूक्लिक एसिड लिविंग सिस्टम में मिलते होते हैं। ठीक है, जबकि वायरस के अंदर भी मिलते होते हैं। वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्शन होता है। ठीक है, एंड डीएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ज़्यादातर ये स्टेटमेंट अगर आपको लिख के दिया जाए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म के बीच में, तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। आरएनए तो कुछ वायरसेस में ही होता है। लिखा है आरएनए दो इट ऑल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। ठीक है ना, कुछ वायरसेस में ऐसा आरएनए देखने को मिलता है जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है उसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए है। फिर लिखा है मोस्टली फंक्शन एज ए मैसेंजर। इसका मतलब होता है कि जो डीएनए होता है वो अपने मैसेजेस को, अपनी जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है उसको राइबोसोम्स के पास पहुंचाने के लिए मदद लेता है, किसकी, आरएनए की। यानी डीएनए पहले आरएनए बनाता है, फिर आरएनए जाता है बाहर उस कॉपी को लेकर के और उससे फिर प्रोटीन बनाई जाती है। फिर लिखा है आरएनए हैज रोल्स एज वेल, इट फंक्शन एज एडेप्टर। इसका मतलब है कि ये टीआरएनए की बात कर रहे हैं, एडेप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं उसको, बाद में आएगा आपके पास। कुछ जगह लिखा है कि ये कैटालिटिक मॉलिक्यूल है, ये कह रहे हैं कि आरएनए जो है आपका एंजाइम की तरह भी काम कर सकता है, ये भी आपको बाद में आएगा, कैटालिटिक होता है आरएनए। इन क्लास 11 यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड एंड द वे दिस मोनोमर यूनिट आर लिंक्ड टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीमर्स। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये कह रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड तो आप जान ही चुके थे 11th में न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ठीक है, मोनोमर्स होते हैं, फिर पॉलीमर मिलके क्या बनाता है, न्यूक्लिक एसिड बनाता है। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन दिस रेप्लिकेशन। देखो क्या क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे, उसका रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोसेस पढ़ेंगे आरएनए बनाने का, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन। एंड द जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन प्रोटीन्स। ठीक है, और जेनेटिक कोड को पढ़ेंगे जो कि सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन एमिनो एसिड को बताता होता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि ट्रांसलेशन। उसके बाद पढ़ेंगे रेगुलेशन यानी कि कंट्रोल ऑफ द जीन ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये चार चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेगुलेशन। इस पर पूरा मेन जो रहेगा वो इस चारों पर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है द डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम ड्यूरिंग लास्ट डिकेड has set in a new area of genomics.
In the last section, the essentials of human genome sequencing and its consequences will also be discussed. कह रहे हैं कि बाद में हम ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग को भी डिस्कस करेंगे. Let us begin our discussion by first understanding the structure of the most interesting molecule in the living system, that is DNA. पहले DNA की स्ट्रक्चर को देखते होते हैं. In subsequent section we will study the structure of RNA also. ठीक है ना, और क्या रिलेशनशिप है RNA के साथ ये देखेंगे. तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं. जहाँ लिखा है द DNA. DNA इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. तो आपको अगर पता हो कि भाई एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो आपका, उसके अंदर में देखो तीन चीज़ें होती हैं, जरा सा हम बता देते हैं यहाँ पर. एक शुगर होती है, ये जो कि DNA की बात चल रही है तो हम DNA की बात करेंगे. डीऑक्सीराइबो शुगर होती है जिसमें यहाँ हाइड्रोजन होता है, यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और यहाँ पर इस पोजीशन पर पहले कार्बन के साथ में कोई ना कोई नाइट्रोजन बेस लगा होता है. वो अलग बात है, एडेनिन होगा या फिर ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, थायमिन होगा. डीएनए में इन चारों में से कोई भी हो सकता है. तो अभी जब शुगर के साथ, ये शुगर है आपकी, जब तक ये शुगर के साथ लगा हुआ है इस तरह से, तो आपका जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो ये, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड. क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड. तो अभी क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड के बाद जब इसमें अगर यहाँ इस कार्बन के साथ पांचवें कार्बन, देखो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कार्बन रिंग से बाहर होता है. तो अगर इस पांचवें कार्बन के साथ आपका यहाँ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, वो भी एस्टरीफाई हुआ है. एस्टरीफाई होने का मतलब है कि यहाँ एस्टर बॉन्ड बन गया इनके बीच में ना. ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, जिसको हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हैं. वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है आपका यहाँ पर एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है. किसके साथ? इसके कार्बन के साथ, पांचवें नंबर का जो कार्बन है उसके साथ. तो अभी क्या है कि जो स्ट्रक्चर बनती है न्यूक्लियोटाइड कहलाती है. ठीक है, जब न्यूक्लियोटाइड नॉर्मली होते हैं तो इनमें तीन तक फॉस्फेट होती है और दे आर ट्राइफॉस्फेट्स. ठीक है, इन न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर जो होता है, चेन जो होती है, वही आपका न्यूक्लिक एसिड कहलाता है. ठीक है, चलिए यहाँ लिखा है कि द लेंथ ऑफ द DNA इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड or a pair of nucleotide referred to as base pair present in it. This also the characteristic of an organism. For example, एक बैक्टीरियोफेज है जिसका नाम है 5174. तो पहला सवाल तो आपसे यही बनता है कि बताओ भाई 5174 क्या है. तो आपका आंसर होगा कि भाई 5174 तो बैक्टीरियोफेज है. दूसरी बात, यहाँ लिखा है कि हैज 5386 न्यूक्लियोटाइड. तो भाई जब 5386 न्यूक्लियोटाइड लिखा है ना, तो ये बेस पेयर तो नहीं लिखा ना, लिखा है 5386 न्यूक्लियोटाइड्स, ना कि बेस पेयर. तो इसका मतलब होता है इनडायरेक्टली कि भाई जो आपका 5174 है, ये आपका वायरस ऐसा वायरस है जिस वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड DNA मिलता है. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई बताओ सिंगल स्टैंडर्ड DNA आपको कहाँ देखने को मिलता है. ऑप्शन में होता है 5174, क्योंकि यहाँ लिखा है कि 5386 न्यूक्लियोटाइड, मतलब देयर इज ए चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, नॉट ए बेस पेयर. लाइक ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा, ठीक है, कि एडेनिन से थायमिन जुड़ा है, ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ा है, साइटोसिन से, ये तो बेस पेयर हुआ ना पूरा. तो अगर भाई ये बताया गया कि उसके अंदर इतने बेस पेयर हैं, दैट मीन्स द DNA इज डबल स्टैंडर्ड. और इफ दे विल लेट यू नो दैट कि द न्यूक्लियोटाइड चेन इज और न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट, तो तुम समझ जाओगे DNA कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड है. फिर लिखा है बैक्टीरियोफेज लैम्डा हैज 4. ये डायरेक्ट वैल्यूज आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है भाई, यू हैव टू लर्न दिस ऑल वैल्यूज कि भाई 48502 बेस पेयर्स होते हैं, या फिर ई कोलाई जो होता है उसमें 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर्स होते हैं. तो इनमें डबल स्टैंडर्ड DNA है, लैम्डा बैक्टीरियोफेज में भी और ई कोलाई में भी. ठीक है, और ह्यूमन बीइंग में 3.3 × 10⁹ बेस पेयर है. अब देखो क्या लिखा है, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन DNA, यानी कि ध्यान से मैंने कोशिश करना, हैप्लॉइड कंटेंट दिया है तो ये इसको जीनोम कहते हैं. अब हम आपको बताते हैं जीनोम क्या होता है. कई बार आपके सामने आएगा ये वर्ड जीनोम जीनोम जीनोम. तो देखो यहाँ लिखा है जीनोम. अगर बताएं तो देखो आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग में ना दो पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के. सब जहाँ भी पेयर होते हैं वहाँ की बात कर रहे हैं. तो अगर हम कहें कि ये हमारा पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, और हम कहें कि यहाँ जो जीन है इस क्रोमोसोम पर पेयर वाले में 4 जीन इधर हैं, तो द सेम जीन आर प्रेजेंट इन हियर ऑल्सो. ये तो आपको पता ही है कि भाई चारों जीन इधर भी वही होंगी, क्योंकि हमने जेनेटिक्स वाले चैप्टर में यही जाना है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं,
होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जीन्स जो होती हैं वो पेयर में पाई जाती हैं। तो लाइक दिस, यहाँ पेयर है, पेयर है, पेयर। तो अभी जितना डीएनए, जो भी डीएनए, एग्जैक्ट डीएनए इधर होगा वैसा ही डीएनए इधर भी होगा, ठीक है ना। तो जीनोम जो होता है वो आपका क्या होता है, द हैप्लॉइड कंटेंट प्रेजेंट इन, सॉरी, द टोटल डीएनए प्रेजेंट इन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज द डीएनए, सॉरी, जीनोम, ठीक है। तो जीनोम जो होता है वो डीएनए होता है दैट इज प्रेजेंट इन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि दूसरे हैप्लॉइड सेट में भी सेम ही जीनोम होने वाला है, सेम ही जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होने वाला है, तो उसको क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। तो ये जो दिया है, अगर आपसे जीनोम में पूछा गया ह्यूमन बीइंग के, तो तब आपका आंसर होगा 3.3 × 10⁹। तो अगर भाई दुगना हो जाता तो फिर ये दुगना हो जाएगा 6.6, ठीक है। लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ए लॉन्ग पॉलीमर। ये करें भाई, अब चलो हम स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ लिखा है कि लेट अस रिकैपिटुलेट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मतलब उसके बारे में जिक्र है कि पिछले साल किस तरह से आपने पढ़ा था डीएनए की न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को, वही हम यहाँ भी देख लेते हैं, ठीक है। लेट अस रिकैपिटुलेट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, डीएनए और आरएनए। आर न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपाउंड्स, नाइट्रोजन बेस, हमें पता है वो बताया भी आपको कि नाइट्रोजन बेस होता है, पेंटोज शुगर होती है, ठीक है। राइबोज इन केस ऑफ आरएनए, आरएनए के केस में क्या होता है, राइबोज होता है, और डीऑक्सीराइबोज फॉर डीएनए। मतलब शुगर जो होती है वो 2 तरह की होती है शुगर, आपको पता है कि भाई एक तो अगर मैं मान लो यहाँ दूसरे कार्बन पर, इस पर अगर OH है तो ये कैसी शुगर है, राइबोज है, अगर H है तो यहाँ डीऑक्सीराइबोज शुगर है। और पेंटोज शुगर होती है, 5 कार्बन की होती है, ये आपको अच्छे से पता होता है, ठीक है। उसमें भी 4 कार्बन रिंग में होते हैं, एक 5वां कार्बन रिंग से बाहर यहाँ होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि एंड ए फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेस है, शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप है। देयर वाज 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। तो प्यूरिन्स आपके 2 होते हैं, एडेनिन और गुआनिन, जो कि 9 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं। पिरिमिडिन्स जो होते हैं वो आपके साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन होते हैं, ठीक है। ये इन्होंने अभी क्या है, डीएनए की स्ट्रक्चर नहीं बता रहे हैं, दे आर लेट यू नो दैट के यहाँ जो है न्यूक्लियोटाइड की चेन बताई जा रही है, तो उसमें तो आपको 5 तरह के बताए जाएंगे, भले वो यूरेसिल आरएनए में हो और थायमिन डीएनए में। फिर लिखा है साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए एंड थायमिन इज प्रेजेंट इन द डीएनए। साइटोसिन आपका कहाँ रहता है, डीएनए और आरएनए दोनों में मिलता है। थायमिन आपका कहाँ होता है, डीएनए में मिलता है। यूरेसिल इसी तरह आपका आरएनए में होता है इन प्लेस ऑफ द थायमिन। In nitrogen base is linked to the OH of 1 carbon pentose sugar. एक नाइट्रोजन बेस is linked to the OH of the 1 carbon of the pentose sugar through N-glycosidic linkage। तो भाई अभी आपको मैं बता देता हूँ ये बात कि अगर भाई मान लो तुम्हारा ये शुगर है, इस शुगर के यहाँ पहले कार्बन से यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो इससे आपका यहाँ पर या तो एडेनिन जुड़ा होगा, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, इट डिपेंड्स। अगर यहाँ शुगर राइबोज है तो थायमिन नहीं आएगा, यह बात ध्यान रखेंगे। अगर डीऑक्सीराइबोज है तो थायमिन आ जाएगा, क्योंकि थायमिन डीएनए में होता है, डीएनए में यहाँ डीऑक्सीराइबोज पे H होता है, ये बात आपको पता है। तो यहाँ जो नाइट्रोजन बेस और जो शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड एज N-glycosidic बॉन्ड, ठीक है। तो उसमें भी अगर हम बात करें, अगर ये बॉन्ड जो है शुगर के बीच में और पिरिमिडीन के बीच में हो तो बॉन्ड का नाम होता है 1,1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड शुगर के और प्यूरिन के बीच में हो तो हम बोलेंगे 1,9 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। जैसा कि आपको प्यूरिन्स के स्ट्रक्चर के बारे में पता है, 11th क्लास में आपको दी गई थी, ठीक है। चलिए यहाँ लिखा है कि भाई क्या लिखा है, लिखा है कि शुगर और जो नाइट्रोजन बेस है मिलकर के बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। पहले क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है, एंड सच एज एडिनोसिन। एडिनोसिन इज द न्यूक्लियोसाइड ऑफ एडेनिन इन विच द शुगर इज राइबोज शुगर, और डीऑक्सी एडिनोसिन इज द अनदर टाइप ऑफ deoxyadenosine is the another type of nucleoside that is of DNA in which the sugar is deoxyribose sugar is present. गुआनोसिन इसी तरह से डीऑक्सी गुआनोसिन, साइटेडीन, डीऑक्सी साइटेडीन, यूरिडीन और डीऑक्सी थायमिडीन, इस तरह से। तो देखिए यूरिडीन तो क्योंकि राइबोज का होता है तो यहाँ डीऑक्सी नहीं आया है। अगर मान लो यहाँ चारों में ऐसे आता ना, साइटेडीन, गुआनोसिन, एडेनोसिन, तो दे आर द न्यूक्लियोसाइड ऑफ आरएनए,
ठीक है, और अगर डीऑक्सी वाले हैं तो वो डीएनए के न्यूक्लियोसाइड होते हैं, ठीक है। फिर लिखा है व्हेन ए फॉस्फेट इज लिंक टू OH ऑफ 5 कार्बन ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड, अगर 5वें कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप से एस्टरीफाई होकर के फोस्फोएस्टर लिंक, ध्यान से देखना लिखा क्या है, आंखें खोल के देख लेना, फोस्फोएस्टर लिंकेज लिखा है, मतलब द शुगर हैव linked with the phosphate with this bond, phosphoester bond, ठीक है ना। A corresponding nucleotide or deoxynucleotide depending upon the type of sugar present is formed. 2 nucleotide are linked with through 3 to 5 phosphodiester linkage. अभी क्या करते हैं बच्चों को लिखा आता है कि 2 nucleotides are linked through the 5 to 3 phosphodiester linkage या फिर 3 to 5। तो बच्चों को ना इतना तो ध्यान रहता नहीं ना कि 5 to 3 या 3 to 5, उनको क्या लगता है कि बस उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड उनको याद होता है, उनको ये याद नहीं होता कि बॉन्ड जो है वो 3 to 5 होता है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे विल आस्क फ्रॉम हियर टू यू कि भाई बताओ, ये लाइन ये लिख देंगे, मान लो ऑप्शन वाले सवाल होगा तो उसमें लाइन लिख दी कि दोनों 2 बार लिख देंगे 2 न्यूक्लियोटाइड लिंक टुगेदर विद 5 to 3 और दूसरे 3 to 5, तो दोनों में सही कौन सी होगी, 3 to 5 वाली होगी। इसका ध्यान रखना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। टू फॉर्म ए डाई न्यूक्लियोटाइड, अभी आपको एक बात बताते हैं, जैसे कि आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ डाई न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं, बात समझे, डाई न्यूक्लियोटाइड में कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे, या फिर कहेंगे डाई, इस तरह के सवाल आते हैं डाई पेप्टाइड में कितने बॉन्ड होंगे। तो बच्चा ना इतना दिमाग कम होता है उसका, तो उसको लगता है डाई कह रहा है, भाई डाई में तो 2 होंगे, ठीक है ना, 2, तो सीधा बच्चा क्या कहता है, डाई पेप्टाइड 2 बॉन्ड, डाई न्यूक्लियोटाइड 2 बॉन्ड, जबकि डाइन्यूक्लियोटाइड इज ए स्ट्रक्चर इन विच 2 मोनोमर आर लिंक्ड, इन विच 2 मोनोमर आर लिंक्ड, 2 मोनोमर जिसमें जुड़े होते हैं, ठीक है, एक नहीं 2 मोनोमर जुड़े होते हैं, उसको कहते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइपेप्टाइड, इस तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट है डाइसैकेराइड, शुगर के लिए डाइसैकेराइड यूज करते हैं, वहां भी बॉन्ड एक ही होता है। क्या लिखा है नेक्स्ट के मोर न्यूक्लियोटाइड can be joined in such a manner to form a polynucleotide chain. A polymer thus formed has at one end free. तो अभी क्या पता है, जब पॉलीमर आपका बन जाता है, देखो ये चेन बन गई मान लो, इस चेन में आप ध्यान से देख सकते हैं, आपको पता है बातें, यहाँ 5वां कार्बन फ्री रहेगा क्योंकि इस एंड पर 5वें कार्बन के साथ में अगला न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ा है, ठीक है, यहीं तक। तो ध्यान ये रखना 5वें कार्बन पर फॉस्फेट जरूर होती है, 5वें कार्बन पर फॉस्फेट तो होती है, कभी आप सोचो फॉस्फेट भी नहीं होती, ठीक है। नीचे का 3रा कार्बन फ्री रहेगा क्योंकि 3रे कार्बन से नीचे से कुछ जुड़ा नहीं होगा, 3rd कार्बन पे नीचे कुछ जुड़ा नहीं होगा, इसलिए जो है ये फ्री रहता है, ठीक है ना। ऊपर वाले पे 5वें पे कुछ नहीं जुड़ा होगा तो ये फ्री रहता है। तो चेन हमारी जो बनती है उसमें बीच में जो बॉन्ड होते हैं, ये वाले यहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ, ये तो होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है ना। और यहाँ जो हमारा जो बॉन्ड रहता है ये हमारा है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, उसमें भी देखो क्या है, एडेनिन है तो बॉन्ड होगा 1,9, ठीक है। दूसरा यहाँ है तो इसमें होगा 1,1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, गॉट इट। तो 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, अगर ये पिरिमिडीन के साथ होगा तो बॉन्ड हमारा कहलाएगा 1,1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और अगर प्यूरिन के साथ होता है बॉन्ड कहलाता है 1,9 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और यहाँ जो बॉन्ड है वो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इफ़ वी कट द चेन ऑफ द डीएनए, मेरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को कट करते हैं तो आपका जो कटता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कटता है, ठीक है। आगे हम बताएंगे, बायोटेक्नोलॉजी में इस बात का काम आएगा, इसलिए मैं बात ये बोल रहा हूँ कि काटने पर कटता क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज है पॉलीमर दस फॉर्म्ड हैज एट वन एंड फ्री 5 प्राइम, अगले लिखा है ना 5 प्राइम फ्री होगा, ये 5 के ऊपर जो निशान लगा है इसको 5 प्राइम बोला जाता है, ठीक है। And which is referred to as 5 prime end of the polynucleotide chain. Similarly, at the other end of the polymer, the sugar has a free OH group. तो उसको 3 prime बोलते हैं, ठीक है, referred to as 3 prime end. And the backbone of the polynucleotide chain is formed due to sugar phosphate. तो भाई अच्छी बात है, हमें पता है कि जो बैकबोन होती है वो आपकी शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई होती है, ठीक है ना। फिर लिखा था नाइट्रोजन बेस लिंक टू शुगर मोइटी, मोइटी मतलब जब वो चेन में जुड़ा रहता है तो पूरा मॉलिक्यूल जो होता है, मतलब जब वो जुड़ा रहता है तो उसको बोलते हैं मोइटी। प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन, तो नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं वो आपके अंदर की तरफ को गए हुए होते हैं, अंदर मतलब इनसाइड, क्योंकि डीएनए आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर लाइक दिस इस तरह से है,
यूं। तो इसमें क्या है कि भाई जो आपका शुगर का मॉलिक्यूल है, सॉरी जो आपका नाइट्रोजन बेसिस है वो आपके अंदर की तरफ को है, इधर अंदर। तो यहाँ जो अंदर की कंडीशन है वो आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं इनके बीच में, बेस पेयर्स के बीच में। तो उन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से अंदर की कंडीशन हाइड्रोफोबिक होती है भाई, ठीक है। हाइड्रोफोबिसिटी शो होती है अंदर, और बाहर जो चेन होती है इसमें फॉस्फेट की वजह से हाइड्रोफिलिसिटी शो होती है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक। तो दोनों तरह का चार्ज डीएनए के ऊपर होता है, मतलब डीएनए में होता है हाइड्रोफोबिक भी और हाइड्रोफिलिक भी, और ये स्ट्रक्चर को इसकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा होता है एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है कि द इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैज एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट 2 पोजीशन। तो आपको पता है कि भाई क्योंकि आरएनए में जो शुगर होती है वो आपकी राइबोज शुगर है, और भाई राइबोज शुगर रहेगी तो उसका जो सेकंड प्राइम OH होता है, देखो क्योंकि हमेशा ही ये जो शुगर है, मान लो इस शुगर में राइबोज वाली में अगर चेन भी बनेगी तो दूसरे कार्बन पर जो OH है ये तो बचा ही रहता है, ये कहीं जुड़ता नहीं है। यहाँ तो मान लो बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा आगे, लेकिन ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा दूसरे वाला, ये हमेशा फ्री रहता है। और यार ये जो फ्री होता है ना, ये रिएक्टिव हो जाता है, ये हम बाद में भी आएगी बात। ये फ्री होने की वजह से रिएक्शन करता है, रिएक्टिव होता है, ठीक है। इसकी वजह से ही डीएनए तुम्हारा, सॉरी इसकी वजह से ही आरएनए जो होता है वो एंजाइम की तरह भी काम करता है, क्योंकि उसके पास एक रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है सेकेंड प्राइम OH पर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट लिखा है कि भाई ऑल्सो इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ द थायमीन। और थायमीन की जगह पर क्या मिलता है, यूरेसिल मिलता है। ये यहाँ से आपसे पूछा जाएगा 5 मिथाइल यूरेसिल क्या होता है। 5 मिथाइल यूरेसिल आपका क्या होता है, थायमीन होता है। आपको पता है ये स्ट्रक्चर, इसकी जब इन्होंने बता दिया है नाम तो मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको। देखो स्ट्रक्चर में होता है कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन कार्बन, फिर यहाँ पर इसके 5वें कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा होता है, ठीक है। नीचे हाइड्रोजन है, हमेशा यहाँ क्या रहेगा, ऑक्सो रहेगा, ऑक्सो। और ये अगर मैं बताऊँ थायमीन है ना, तो यहाँ भी क्या रहेगा भाई, ऑक्सो, ठीक है। तो ये आपका क्या स्ट्रक्चर बन जाता है, ये आपका थायमीन का मिथाइल ग्रुप लगा है ना। तो अगर आप मिथाइल ग्रुप ये रिमूव करके हाइड्रोजन लगा दोगे तो आपकी स्ट्रक्चर बन जाएगी यूरेसिल की, ठीक है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं 5 मिथाइल यूरेसिल। 5वां कार्बन है, यहाँ शुरू होती है नंबरिंग 1 2 3 4 5 ओके 6। चलिए तो लिखा है कि डीएनए हैज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज द फर्स्ट आइडेंटिफाइड फ्रेडरिक मिशर। तो भाई सबसे पहले मिशर ने इसको ढूंढा था 1869 यानी 1869 में। नाम दे दिया था न्यूक्लिन। क्या नाम दिया था, न्यूक्लिन। तो सवाल आता है न्यूक्लिन नाम किसने दिया, तब आपका उत्तर होता है फ्रेडरिक मिशर ने दिया। फिर लिखा हाउएवर ड्यू टू द टेक्निकल लिमिटेशन इन आइसोलेटिंग सच लॉन्ग पॉलीमर इंटेक्ट, मतलब पूरा का पूरा डीएनए निकालना भारी था, टूट जाता है। तो द इल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेन्ड इल्यूसिव फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट वाज ओनली 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने एक्स रे रिफ्रैक्शन डाटा यानी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं इसको, जो कि फोटोग्राफ समझ लेना, एक्सरे फोटोग्राफ समझो आप, एक्सरे फोटोग्राफ जो कि मॉरिस विल्किन और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने लिया था। इसके आधार पर इन्होंने, इसके आधार पर द फोटो इज टेकन बाय द मॉरिस विल्किन और रोजालिंड फ्रैंकलिन। इतिहास में लोग रोजालिंड फ्रैंकलिन को चोर टाइप बताते हैं कुछ, इसने फोटो इनको दिखा दी थी ले जा करके जेम्स वॉटसन फ्रांसिस क्रिक को, और इनके साथ में नोबेल प्राइज ले लिया था, ऐसा था, ठीक है। तो हुआ क्या कि रोजालिंड फ्रैंकलिन का फोटो जो था उन्होंने उसके आधार पर क्या बताया, डबल हेलिक्स डीएनए का स्ट्रक्चर मॉडल बता दिया है। तो ये ध्यान रखना कि जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक और और ये जो है आपकी ये विल्किंस, इनको क्या मिला है, फिर नोबेल प्राइज मिला है इसके स्ट्रक्चर के लिए। लिखा है वन ऑफ द हॉल मार्क, यहाँ से सवाल आता है हॉल मार्क क्या है, मतलब इनकी जो स्ट्रक्चर है उसका जो मेन पॉइंट था वो क्या था। वो ये था कि इनके जो डीएनए के बीच में बेस पेयरिंग होती है वो, ठीक है, 2 न्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में, मतलब ये इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई थी कि 2 चेन होती हैं, उनके बीच में बेस पेयरिंग होती है। तो आपसे पूछेंगे यहाँ सवाल पूछेगा बोर्ड कि भाई बताओ भाई हॉलमार्क क्या था उनकी डीएनए की स्ट्रक्चर पर। तो ये हॉलमार्क वाली लाइन में आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि प्रोपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन द 2 स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, ठीक है। नेक्स्ट है हाउएवर दिस प्रोपोजिशन वाज आल्सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ एडविन चारगाफ दैट फॉर ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो चारगाफ एक साइंटिस्ट थे, यहाँ से चारगाफ का रूल आपसे पूछा जाता है।
शारगाफ रूल क्या है, इस नाम से इतने सवाल आ जाएंगे। शारगाफ रूल क्या होता है? दैट है फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। उन्होंने कहा कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए रेशो बिटवीन एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन और कांस्टेंट एंड इक्वल 1। तो ये थोड़ा सवाल बन जाता है यहाँ से। सवाल क्या है मैं समझा देता हूँ आपको क्या है। ठीक है, देखिए, देखो यहाँ ये जो कहा है ना शारगाफ रूल, शारगाफ रूल, तो शारगाफ रूल ये है भाई कि एक, देखो ये ध्यान रखना, फॉर ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसी से सवाल आता है, होता नहीं है बच्चों से सवाल ना, इससे सवाल आएगा कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए। तो किसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए बात ये होती है कि एडेनिन प्लस ग्वानिन अपॉन साइटोसिन प्लस थायमिन इज इक्वल टू 1, ये होता है किसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए। एडेनिन जितना, देखो ये बिल्कुल सीधी बात है, जितना एडेनिन होगा उतना थायमिन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना साइटोसिन होगा। क्यों भाई? क्योंकि एडेनिन हमेशा डबल स्टैंडर्ड डीएनए में थायमिन से जुड़ेगा, ग्वानिन हमेशा डबल स्टैंडर्ड डीएनए में साइटोसिन से जुड़ेगा, तो दोनों इक्वल होंगे। सपोज समवन विल आस्क टू यू कि इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज 20%, then what will be the percentage of the guanine in that particular DNA? 20% एडेनिन दिया है, पूछेंगे कि भैया बताओ कि ग्वानिन कितने प्रतिशत होता है। अब बच्चा सोचे बोले मैं कैसे बताऊं यार, ये तो 20 एडेनिन दिया है। तो करना कुछ नहीं है, एडेनिन 20% है तो भैया थायमिन भी कितना होगा, 20% होगा, टोटल हो गया 40%। तो कोई भी चीज़ 100% होती है, 100 में से 40 गया मतलब कितना हो गया, 60% बचा। बचे हुए 60% में आपका जी और सी है, उसमें से भी आपको पता है 30 जी होगा और 30 ही होगा सी, तो आपको ग्वानिन निकल जाएगा कि ग्वानिन आपका 30% होता है। गॉट इट? एडेनिन 20% है तो ग्वानिन कितना, 30% है। इस तरह आप साइटोसिन निकाल सकते हैं, कुछ भी। परंतु इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि सवाल जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए का हो। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन कि भाई सवाल जो है वो डबल स्टैंडर्ड का हो। बच्चा के पूछा जाएगा कि भाई, ये बच्चों को मास्टर सिखाते हैं तरीका पढ़ाने का, निकालने का ना ऐसा। फिर सवाल पेपर में होता है कि बताइए एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में एडेनिन की मात्रा 20% है, बताओ थायमिन कितना होगा। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में तो तुम बता ही नहीं सकते हो, क्योंकि वहाँ तो चेन है, 1000 भी हो सकते हैं भाई, तुम्हें तो पता नहीं ना कि वहाँ थायमिन कितना है। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में आपका ऑप्शन नंबर 4 होता है, उसका आंसर होता है कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। You can't be predict the percentage of the thymine if you know the percentage of the adenine in a single stranded DNA or in a single stranded RNA also। तो RNA हो भले DNA हो भले कुछ हो, सिंगल स्टैंडर्ड में भैया ये काम नहीं चलता है। दूसरी बात है, आपसे सवाल आता है इस तरह का कि भाई बताओ, ये फॉर्मूला जो लिखा है A+G+T=1 है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर इसको जानबूझ के ऐसे लिख देते हैं कई बार ना, A+T/C+G=1 नहीं है, तभी भी ये सही होता है। सही तो है ही है, क्योंकि ये होगा ही नहीं इक्वल टू 1 होगा ही नहीं। मतलब ये तो 40% है, मान लो ये 60, तो ये तो होगा नहीं इक्वल। तो ये फॉर्मूला तो सही हुआ ना, ऐसे कट लगा हुआ। कई बार शारगाफ रूल को इस लाइन से, देखो ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट लिख दी है, इसी से सवाल बना देते हैं। कांस्टेंट लिख दिया ना, ये =1, ठीक है। दूसरी बात है, किसी स्पीसीज के लिए, मतलब एक जाति के लिए, जैसे हमारी बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो हमारे लिए A+T/G+C जो होगा, जो भी वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी हमेशा, क्योंकि हमारी स्पीसीज के लिए बताई गई ना। तो एक स्पीसीज में जितना एडेनिन, थायमिन अपॉन G+C जो भी आता है ना, वो कांस्टेंट होता है। ये सही है कि द रेशियो बिटवीन द A+T/G+C जो है वो एक स्पीसीज के लिए सेम होता है। वेरी गुड। दूसरी स्पीसीज के लिए कुछ और होगा, किसी और के लिए कुछ और होगा, लेकिन A+G/C+T एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए 1 ही होगा हमेशा। इस बात का ध्यान रखा जाए। समझ आई बात? चलिए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए देखो, द बेस पेयरिंग कन्फर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दो चेन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होती है। एंड देयरफॉर इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन वन स्टैंड इज नोन, अगर एक के पता है तो दूसरे के तो पता चली जाएंगे, प्रिडिक्ट कर सकते हो आप दूसरी चेन को। ऑल्सो इफ इन ईच स्टैंड फ्रॉम आर DNA, लेट अस call it as a parental DNA, act as a template for synthesis of new strand। मतलब अगर एक DNA का स्टैंड है आपका तो दूसरा बन सकता है, बिल्कुल सही बात है, उसकी कॉपी बनानी होती है। तो जिसको देख कर बनाया जा रहा होता है, जिसको देखा जा रहा है, उसको देखने वाले को कहते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट के ऊपर जो नया बनता होता है वो नया स्टैंड होता है। गॉट इट? ठीक है।
तो यहाँ लिखा है कि भाई एक को टेम्पलेट मान लेते हैं, द टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दो लेट अस कॉल देम एज डॉटर डीएनए, thus produce would be the identical copy of the parental molecule। तो सही बात है, अगर मान लो एक चेन है, एक चेन से कॉपी बन जाएगी तो अपने माता पिता के मतलब पहले वाले डीएनए की डायरेक्ट कॉपी होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस द जेनेटिक इम्प्लीकेशंस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकम वेरी क्लियर। इसकी वजह से क्या हुआ, डीएनए की स्ट्रक्चर क्लियर हो जाती है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट में फिर हम क्या देखेंगे, द सेलियंट फीचर ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं जो कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में दी गई हैं कि डीएनए के डबल हेलिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो उनमें से जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है आपकी ये कि इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स वेयर द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय शुगर फॉस्फेट। तो आपको पता है कि डीएनए की जो बैकबोन होती है वो आपकी शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है, जिसमें 2 चेन आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं जो कि आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। ठीक है, एंड द बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड। और आपको पता है कि जो आपके नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो आपके अंदर की तरफ को मुड़े हुए रहते हैं, मतलब इनसाइड रहते हैं, जहाँ मैंने आपको बताया कि वो हाइड्रोफोबिसिटी बनाते हैं। लाइक दिस, अगर हम कहें कि ये डीएनए है आपका, तो अगर ये आपका डीएनए है तो इसमें क्या होगा कि जो आपके बेसिस होंगे ना वो कुछ अंदर की तरफ को लाइक एडेनिन, थायमिन, इस तरह से होते हैं, और ये बैकबोन आपकी शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है 2 चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। तो आपको पता है कि एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है और दूसरी आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, दोनों की उल्टी पोलैरिटी होती है, यानी एक 5 से 3 होती है, दूसरी 3 से 5 होती है। फिर क्या है, द बेस इन 2 स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड फॉर्मिंग बेस पेयर्स। एडेनिन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमिन फ्रॉम ऑपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा। तो आपको पता है एडेनिन आपकी थायमिन से जुड़ता है, ग्वानिन आपकी साइटोसिन से जुड़ता है। ठीक है ना, तो इस तरह से होता है। लेकिन ग्वानिन बॉन्ड विद साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये सवाल आता है आपसे कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे एडेनिन और थायमिन के बीच में आपके 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। एज अ रिजल्ट ऑलवेज अ प्यूरिन कम्स ऑपोजिट टू ए पिरिमिडिन। तो मतलब होगा तो यही कि मतलब एडेनिन आपका थायमिन के सामने जाएगा या फिर ग्वानिन आपका साइटोसिन के सामने जाएगा, तो हमेशा एक प्यूरिन आपका पिरिमिडिन के साथ जुड़ा हुआ होता है। एंड दिस जनरेट अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड ऑफ द हेलिक्स। तो ये क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस को मेंटेन रखता है हेलिक्स के बीच में। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कि 2 चेन्स कोइल्ड इन ए राइट हैंडेड फैशन। तो आपको पता है कि ये बी मॉडल ऑफ डीएनए है आपका, जो कि आपका राइट हैंडेड होता है। अगर ये जेड मॉडल होता तो आपका ये कैसा होता, लेफ्ट हैंडेड होता। ठीक है, जो कि यहाँ बताया नहीं गया है। तो आपको पता है ना, वॉटसन क्रिक का जो डीएनए होता है दैट इज बी मॉडल और राइट हैंडेड फैशन में कोइल्ड रहता है। ठीक है, द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। तो ए नैनोमीटर इज 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर, दैट इज 10⁻⁹ एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच हेलिक्स स्ट्रैंड। तो हर एक हेलिक्स स्ट्रैंड में आप देख सकते हैं कि आपको कितने बेस पेयर होंगे। तो अगर मान लो यहाँ की बात करते हैं, ये आपका यहाँ से यहाँ तक का आपका जो डिस्टेंस है वो 3.4 नैनोमीटर का है, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें इसको हम अगर आप एंगस्ट्रॉम में करोगे तो आपका होगा ये 34 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पर जो बेस पेयर्स हैं एक हेलिक्स के बीच में अगर बात करेंगे तो यहाँ 10 बेस पेयर्स होंगे। 10 बेस पेयर, अगर एक बेस पेयर के बीच की दूरी देखोगे तो आपको एंगस्ट्रॉम में 0.34 नैनोमीटर में 0.34 आएगी, और पूरा की आएगी अगर इसकी तो 3.4 एंगस्ट्रॉम, अगर आप एंगस्ट्रॉम के टर्म में देखोगे। ठीक है ना। तो ये आपको पता चल रहा है कि एडेनिन आपका थायमिन से जुड़ा है, ग्वानिन आपका साइटोसिन से जुड़ा है। ऊपर इन्होंने एक स्ट्रक्चर दी है, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। देखो कई बार क्या करते हैं, यहाँ से डायग्राम से क्वेश्चन बना देते हैं। जो डबल रिंग दिख रहा है आपको, ये एडेनिन है, ग्वानिन आपको इस तरह का दिख रहा है, साइटोसिन आप इसको पहचान सकते हो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा डबल रिंग वाला, तो ये एडेनिन ही होगा और ये थायमिन होगा। ग्वानिन आपका साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो बैकबोन आपकी वो फॉस्फेट और शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर से है। और ये बॉन्ड जो आपका यहाँ फॉस्फेट वाला है, ये आपको पता है कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोडाइएस्टर। ठीक है ना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर किस तरह से बनाई गई है। तो इस तरह से बेस एक दूसरे के ऊपर स्टैकिंग करते हुए रहते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखे हुए रहते हैं बेसिस। तो ये बेस स्टैकिंग जो है ये भी डीएनए को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। और ये अंदर वाले जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इसके, ये भी डीएनए को क्या प्रोवाइड कराते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं डबल हेलिक्स को। ठीक है,
नेक्स्ट लिखा है कि कॉन्सिक्वेंटली द डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर इन हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली 0.4 नैनोमीटर। तो ये अगर एंगस्ट्रॉम में आए तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा। ये गलती आप बिल्कुल ना करें, ठीक है। नेक्स्ट है द प्लेन ऑफ द वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स एंड दिस इन एडिशन हाइड्रोजन बॉन्ड्स कन्फर द स्टेबिलिटी टू द हेलिकल स्ट्रक्चर। तो यहाँ से पूछा जाता है आपसे सवाल कि बताओ भाई डीएनए को स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कराता है, तो आपका आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है ऑप्शंस में, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो दो चीज़ आपको लिखनी होती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड बेस स्टैकिंग, एक दूसरे के ऊपर बेस का रखा होना जो है वो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है डीएनए की स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। तो ये कुछ थे पॉइंट डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट आगे बताया कि कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidines, कैन यू फाइंड आउट व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन डीएनए रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो बॉन्ड्स जो हैं उनके बीच में दोनों की हैं ऐसे ही, और आपका जो ग्वानिन और एडेनिन है वो डबल रिंग है, और साइटोसिन आपका pyrimidines है वो, और थायमिन भी pyrimidine है, सो सिंगल रिंग है, ठीक है ना। तो उनके बीच में डिस्टेंस हमेशा ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। लिखा है द प्रोपोजिशन of a double helix structure of DNA and its simplicity in explaining the genetic implication became revolutionary very soon। फ्रांसिस क्रिक, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। फ्रांसिस क्रिक ने एक सेंट्रल डोगमा बताया था। जो सेंट्रल डोगमा क्या है कि देखिए, सेंट्रल डोगमा ये है कि डीएनए आपका रेप्लिकेशन करता है, अपनी कॉपी करता है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होकर आरएनए बनते हैं। तो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए बनता है। एमआरएनए हो, आरआरएनए हो, टीआरएनए हो, कुछ भी हो, वो ट्रांसक्रिप्शन से ही बनेगा। फिर ट्रांसलेशन के बाद बनती है प्रोटीन। तो पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो आपकी है वो इस बात पर बेस्ड है कि डीएनए से आरएनए बनता है, यानी डीएनए अपनी कॉपी करता है, फिर आरएनए बनाता है और फिर प्रोटीन बनाता है। तो ये पूरा जो है आपका क्या कहलाता है, सेंट्रल डोगमा। आज की तारीख में इस सेंट्रल डोगमा में एक चीज़ एडिशनल हो गई है, वो ये है कि आरएनए से डीएनए भी बन जाता है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपका जो है वो एक साइंटिस्ट थे टैमिन एंड बाल्टीमोर, उसने बताया था। क्योंकि वायरसेस में आरएनए जीनोम होता है, वो आरएनए जीनोम वाले वायरसेस होते हैं वो आपके आरएनए से डीएनए बनाते होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लाइन में उन्होंने बताया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एक लाइन देख लेते हैं। यहाँ पर बताया कि इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। तो भैया कह रहे कि इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाएगा, तो प्रोसेस का नाम सीधा साधा नाम तो ये होगा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तो सीधा नाम हो गया, और क्योंकि इसको ढूंढा था एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम था टैमिन एंड बाल्टीमोरे। तो भैया इसके नाम पर टैमिन के इसको बोलते हैं टैमिनिज्म। सवाल आता है टैमिनिज्म क्या है, तो आपका आंसर होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को ही टैमिनिज्म कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक का आप आज की वीडियो में पढ़िएगा, इसके बाद आपको पैकेजिंग वाला पार्ट पढ़ाया जाएगा और आगे की चीज़ें देखेंगे। तो बार बार आप एनसीईआरटी को रिवाइज करिएगा, आपको एक एक चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एनसीईआरटी आपको आ जाए, इसी से आपके सारे एग्जाम क्लियर होते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।